नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अगले लेक्चर में। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 155 तक कर लिया था और लास्ट की जो थ्योरी क्लास थी उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा टारगेट है आज 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का। तो क्वेश्चन नंबर 156 से क्वेश्चन नंबर 255 तक 100 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। So question 156, modulus of rigidity G can be expressed in usual notations as, तो E is equal to 2G 1 plus mu, ये रिलेशनशिप हमको पता है तो यहाँ से हम G फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा E अपॉन 2 1 प्लस म्यू। सो E अपॉन 2 1 प्लस म्यू, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 157, which of the following expression gives the correct relationship between Young's modulus, bulk modulus and Poisson's ratio? तो E इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू, ये है सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बार ऑफ 80 mm डायमीटर एंड 800 mm लेंथ इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 200 किलो न्यूटन। इट एलोंगेट्स बाय, तो डेल्टा एल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में चेंज इन लेंथ आ रहा है 0.3 mm का, और डायमीटर डिक्रीजेस बाय, डेल्टा डी डिक्रीजेस बाय 0.01 mm। व्हाट इज द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार? तो पॉइजन्स रेशियो जैसा कि आपको पता है माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पर माइनस लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर पॉइजन्स रेशियो। नाउ यहाँ पर माइनस साइन है, डायमीटर डिक्रीजेस बाय 0.1 mm, तो डायमीटर में चेंज कितना हो गया, नेगेटिव हो गया, माइनस 0.01 mm। सो माइनस 0.01 mm डिवाइडेड बाय डायमीटर कितना था, 80 mm डायमीटर था, इनटू लेंथ कितना है हमारे पास, लेंथ इज 800 mm डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ इज 0.3। तो यहाँ पर चेंज इन लेंथ पॉजिटिव है क्योंकि ये इंक्रीज हो रही है लेंथ। ठीक, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा, देखो 80 और 800 को आपस में कैंसिल आउट किया, ये बचा 10, 10 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बचा 0.1, 0.1 बाय 0.3 यानी ये 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 0.33 हो जाएगा। सो पॉइजन्स रेशियो करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.33। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बार ऑफ 40 mm डायमीटर एंड 400 mm लेंथ is subjected to an axial load of 100 kilonewton. It elongates by 0.15 mm and diameter decreases by 0.005 mm. What is the Poisson's ratio? Again similar question आया है तो ये वही हो जाएगा, माइनस डेल्टा डी बाई डी इंटू एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। सो माइनस डेल्टा डी चेंज इन डायमीटर, ये नेगेटिव है क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस 0.005 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमीटर था 40 mm इंटू ओरिजिनल लेंथ थी 400 mm डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ हो गई 0.15 mm। तो अगेन इन दोनों को कट करेंगे, ऊपर बचा 10, 10 बचा, यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा, यहाँ पर दो जीरो, दो डेसिमल प्लेसेस, और यहाँ पर भी दो डेसिमल प्लेसेस, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा 5/15 यानी 1/3 यानी कि 0.33। अगेन सेम आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बार मेड ऑफ अ मटेरियल विच हैज अ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ मेगापास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो 0.25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करस्पॉन्ड्स टू शेयर मॉडुलस? तो हमारे पास रिलेशनशिप है शेयर मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो को कनेक्ट करने वाली, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से हम शेयर मॉडुलस कैलकुलेट कर लेंगे, G इज इक्वल टू E अपॉन 2 1 प्लस म्यू हो जाएगा। पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है 0.25, तो ये 1 प्लस 0.25 1.25 हो जाएगा, और नीचे 2 भी मल्टीप्लाई है, और यंग्स मॉडुलस ऊपर है हमारे पास 2 × 10⁵, तो ये 1/1.25 इंटू 10⁵ ऊपर है, सो 1/1.25 होता है 0.8, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁵ मेगापास्कल। तो यहाँ से शेयर मॉडुलस आ गया 0.8 इंटू 10⁵ मेगापास्कल, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ पर्टिकुलर मटेरियल इफ द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू द बल्क मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस K, द पॉइजन्स रेशियो वुड बी। तो देखो पॉइजन्स रेशियो का रिलेशनशिप है 3K - 2G
अपॉन 6k प्लस 2g। तो g और k दोनों बराबर हो जाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k डिवाइडेड बाय 6k प्लस 2k। k और g बराबर ही है। 3k माइनस 2k हो गया 1k डिवाइडेड बाय ये हो गया 8k। k और k कैंसिल आउट हो गया 1/8। तो पॉइजन्स रेशियो आया हमारे पास 1/8। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सर्कुलर बार ऑफ डायमीटर 50 mm इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 50 किलो न्यूटन। तो ये हमारे पास डायमीटर है, ये फोर्स है। टेक पॉइजन्स रेशियो एज 0.33, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 7.07 इंटू 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। वैल्यू ऑफ शेयर मॉडुलस। तो देखो शेयर मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए बस म्यू और ई पता होना चाहिए, इनसे शेयर मॉडुलस आ जाएगा। तो शेयर मॉडुलस हो जाएगा ई अपॉन 2 1 प्लस म्यू। ई की वैल्यू दी है 7.07 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस म्यू हो जाएगा 1.33। 1.33 को हम लिख सकते हैं 4/3। तो इसको अगर 4/3 लिख देंगे, 4/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 इंटू 7.07 हो जाएगा 21.21 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 2 4 जा 8 हो जाएगा नीचे। तो वैसे देखा जाए तो 8 3 जा 24 होता है। अगर ऊपर 24 होता तो सीधे सीधे 3 आ जाता, लेकिन 24 से ये वैल्यू कम है थोड़ी सी, तो इसका मतलब है 3 से छोटी वैल्यू आएगी। तो जितनी भी वैल्यूज 3 से बड़ी हैं उनको हटा देते हैं। ये हट गई, ये हट गई, ये हट गई, बचा एक ही आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम अंदाजे से बिना कैलकुलेट किए भी आंसर टिक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The Poisson's ratio of a material is 0.3 and Young's modulus is 200 gigapascal. Its rigidity modulus is, so G is equal to E upon, देखो ये फॉर्मूला कितनी बार यूज हो रहा है, राइट? तो ये सारे रिलेशनशिप, जो 4 रिलेशनशिप दिखाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो E हमारे पास 200 गीगापास्कल दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस म्यू। 1 प्लस म्यू हो जाएगा 1.3, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1.3 गीगा पास्कल। अब 100 डिवाइडेड बाय 1.3 है, डेफिनेटली ये 100 से तो छोटा होगा। तो जो भी वैल्यू 100 से बड़ी है उनको हटा देते हैं। तो ऑप्शन सी हट गया, ऑप्शन डी हट गया। अब 77 और 51 में इन दोनों में से देखना है। तो अगर ये 100 डिवाइडेड बाय लगभग 2 के आसपास होता, 1.9 1.95 ऐसा कुछ इसके आसपास होता, तो आंसर होता 51। लेकिन ये इसके आसपास तो नहीं है, दूर है इससे, तो 51 से बड़ा ही आंसर आएगा। तो ये भी हटा देते हैं। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर एनी इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल इज। तो जी और ई का रेशियो देखना है। तो सबसे पहले जी और ई का रिलेशनशिप क्या होता है वो लिख लेते हैं। तो ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ये रिलेशनशिप होता है ई और जी के बीच में। हमें चाहिए जी अपॉन ई। तो g अपॉन ई जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1 प्लस म्यू। नाउ g अपॉन ई का रेशियो डिपेंड करेगा म्यू के ऊपर। म्यू की जो लिमिट्स हैं वो हम पुट करेंगे तो इससे लिमिट मिल जाएंगी g अपॉन ई की। तो म्यू की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 0.5। तो 0.5 से लेस देन इक्वल टू होता है और मिनिमम लिमिट है 0, तो 0 से 0.5 के बीच में ही लाई करता है। तो एक बार म्यू की वैल्यू 0 रख के देख लेते हैं और एक बार म्यू की वैल्यू 0.5 रख के देख लेते हैं। उससे पता चल जाएगा कि जी अपॉन ई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा। तो पहले म्यू की वैल्यू 0 रखते हैं। तो जी अपॉन ई हमारे पास आ जाएगा, म्यू की वैल्यू 0 रखी तो ये हो जाएगा हाफ, जी अपॉन ई हाफ हो गया। और म्यू इज इक्वल टू 0.5 रख के देख लेते हैं। तो 0.5 रखने से जी अपॉन ई कितना आ जाएगा? 1 प्लस 0.5 यानी 1.5, 1.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 3। सो जी अपॉन ई 1/3 हो गया। तो यानी g बाई ई 1/3 से बड़ा होगा और हाफ से छोटा होगा। 1/3 और हाफ के बीच में ही लाई करेगा। सो g बाई ई विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 एंड लेस देन इक्वल टू हाफ। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये आप नोट करके भी लिख सकते हो। अपने जो थ्योरेटिकल नोट्स हैं वहां पर आप ये वैल्यूज लिख भी सकते हो। ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। लेस देन हाफ बिल्कुल ठीक है, लेस देन 1/3 गलत, मोर देन 1/3 सही। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी। करेक्ट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
फॉर अ मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 100 गीगापास्कल। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी जी 100 गीगापास्कल है, पॉइजन्स रेशियो 0.25 दिया है। वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस, सो इलास्टिक मॉडुलस हो गया 2g 1 प्लस म्यू, तो ये हो जाएगा 2 इंटू जी, जी इज 100, 1 प्लस म्यू 1.25 हो जाएगा ये। सो 1.25 इंटू 2 हो गया 2.5, 2.5 इंटू 100 हो गया 250, तो ई आ जाएगा 250 गीगापास्कल। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ग्लास रॉड हैविंग एन इलास्टिक मॉडुलस ऑफ 90 गीगापास्कल, सो ई हो गया 90 गीगापास्कल, पॉइजन्स रेशियो 2, बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो ई बल्क मॉडुलस और म्यू का आपस में रिलेशन है, ई इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू। तो यहां से हमें बल्क मॉडुलस कैलकुलेट करना है, तो के विल बी इक्वल टू ई अपॉन 3 1 माइनस 2 म्यू। ये हो जाएगा ई इज 90, ये हो गया 3 और 1 माइनस 2 म्यू, 2 इंटू 0.2, तो 90 और 3 ये कैंसिल आउट होके बचा 30, 30 डिवाइडेड बाय 0.6, सो 30 डिवाइडेड बाय 0.6 मतलब हो गया 300 डिवाइडेड बाय 6, 300 डिवाइडेड बाय 6 हो गया 50, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए 50। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइजन्स रेशियो में वेरी फ्रॉम, पॉइजन्स रेशियो, देखो पॉइजन्स रेशियो वैसे वेरी कहां से कहां तक करता है, पॉइजन्स रेशियो वेरी करता है 0 to 0.5 तक, ठीक है। पर क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज देखी जाए तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है मे वेरी फ्रॉम, यहाँ पर इंपॉर्टेंट वर्ड है मे, यानी कहां से कहां तक वेरी कर सकता है, मतलब कोई एक मटेरियल हो उसके लिए क्या पॉइजन्स रेशियो इनमें से किसी लिमिट में वेरी कर सकता है। तो देखते हैं, ये वाली लिमिट में तो वेरी नहीं कर सकता, कोई भी मटेरियल होगा उसमें 0.5 से ऊपर तो जा नहीं सकता, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां पर भी 0.5 से ऊपर चली जा रही है लिमिट, ये भी नहीं हो सकता। क्या किसी मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो मे वेरी फ्रॉम दिस 0.25 से 0.4 वेरी कर सकता है क्या? यस, ये हमारी लिमिट्स के अंदर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। तो यहां पर मे वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन इस तरह से होता कि पॉइजन्स रेशियो वेरीज फ्रॉम, तो कहां से कहां तक एक्चुअली में वेरी करता है, तो 0 से 0.5 तक ही वेरी करता है, तब इसमें नन ऑफ दीज आंसर सही हो जाता। तो क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा सा समझना पड़ता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से हमें आंसर करना होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टॉर्जन टेस्ट गिव्स द shear modulus of a specimen as 12 into 10 to the power 4 Newton per mm square. When the same sample was tested to a tensile test, its elastic modulus was found to be this much. Poisson's ratio of the material would be. तो E, G और म्यू को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है हमारे पास, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू होता है। यहां से हम म्यू का फॉर्मूला निकाल लेंगे, सो म्यू हो जाएगा, देखो 2G नीचे आ गया और 1 माइनस पहुंच जाएगा, तो म्यू हो जाएगा E अपॉन 2G माइनस 1। नाउ E की वैल्यू कितनी दी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 5, या कह सकते हैं 30 इंटू 10 टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ पर भी 10 टू द पावर 4 है, तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने इस तरह से। सो 30 इंटू 10 टू द पावर 4 हो गया, यहाँ पर 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 10 टू द पावर 4 और 10 टू द पावर 4 कैंसिल आउट हो गए हैं, और ये बचा 30 बाय 24, सो 30 बाय 24 माइनस 1, तो 6 5 जा 30, 6 4 जा 24, 5 बाय 4 यानी 1.25, 1.25 माइनस 1, पॉइजन्स रेशियो आ गया 0.25, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What will be the relation between Young's modulus, bulk modulus when Poisson's ratio is 0.25? तो E is equal to 3 के 1 minus 2 म्यू होता है। यहां पर Poisson's ratio 0.25 दिया है, तो 2 इंटू 0.25 हो जाएगा 0.5, 1 माइनस 0.5 हो जाएगा 0.5, और ये जो पूरा 0.5 बचा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा 1.5 के। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, E इज इक्वल टू 1.5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइजन्स रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट इज फ्रीक्वेंटली टेकन एज, तो पॉइजन्स रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट इस रेंज में आता है 0.15 से 0.25 की रेंज में, सो ऑप्शन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉइजन्स रेशियो इज इन्वॉल्विंग, सो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो दोनों के दोनों स्ट्रेन्स हैं,
इलास्टिक मॉडुलस तो नहीं है, इसमें स्ट्रेसेस भी नहीं है, स्ट्रेन्स है, पॉइजन रेशियो इज इन्वॉल्विंग स्ट्रेन्स। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल लाइज बिटवीन 0 एंड 0.5, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ कॉर्क इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो कॉर्क के लिए हमने देखा था डी 0 होता है कॉर्क के लिए। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स फॉर अ कंप्लीटली एनिसोट्रोपिक, देखो एनिसोट्रोपिक है, ध्यान देना, ठीक है, एनिसोट्रोपिक इलास्टिक मटेरियल विच फॉलोज हुक्स लॉ, देखो एनिसोट्रोपिक है यानी ये नॉन आइसोट्रोपिक मटेरियल है, इसके लिए होता है 21, नंबर ऑफ इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स 21 होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In an experiment, it is found that the bulk modulus of a material is equal to its shear modulus. तो bulk modulus is equal to shear modulus, then Poisson's ratio is, तो Poisson's ratio होता है हमारे पास 3k minus 2g अपॉन 6k plus 2g। तो अगर k और g बराबर हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3k minus 2k डिवाइडेड बाय 6k plus 2k, यानी ये हो जाएगा 1/8। तो पॉइजन्स रेशियो आ जाएगा 0.125, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर गिवन टेबल। ठीक है, तो एक तरफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ दिया है और एक तरफ मटेरियल दिया है कि किस तरह की मटेरियल के लिए होगा। तो सबसे पहला देखते हैं ये वाला स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, तो ये परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए होता है, ये तो हम जानते हैं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। तो P का तो हो गया 4, ठीक है, दिस इज फॉर परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। तो ये यूज हो गया है तो इसको अभी काट देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं, बचे हुए ऑप्शन हैं, एक तो इलास्टिक प्लास्टिक, एक है रिजिड प्लास्टिक और एक है इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक। अब अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला ऑप्शन देखो, तो इसमें हमने बताया था कि जो ये वाला रीजन है जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये वाला रीजन इलास्टिक रीजन हो गया, और इसके बाद वाला जो रीजन है ये वाला रीजन, दिस इज प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग। तो मैंने क्या लिखाया था, इलास्टिक प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। तो जब ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया तो हमें थोड़ा सा ऑप्शंस के हिसाब से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरह की बात की जा रही है। तो देखो, एक ये ऑप्शन दिया है इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, ठीक है, इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक, ऐसा कुछ हमने लिखा नहीं था। लेकिन हमें ये पता है कि जब ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है ना, ये वाला पार्ट जब हॉरिजॉन्टल हो जाता है तब उसको क्या कहते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बोलते हैं। तो इलास्टिक भी होना चाहिए और परफेक्टली प्लास्टिक होना चाहिए। परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये इलास्टिक वाला पार्ट ये हो गया और परफेक्टली प्लास्टिक वाला पार्ट ये हो गया। तो ये इसी ऑप्शन की बात कर रहे हैं जब ये इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक बोल रहे हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा नोमेनक्लेचर अलग रखा है। आर का हो गया ये, तो आर का हो गया 3, ये समझ में आया आपको। अब जब इसको परफेक्टली प्लास्टिक बोला है तो प्लास्टिक का मतलब अकेला प्लास्टिक अगर बोला जाएगा तो अकेला प्लास्टिक फिर इस तरह का बोल रहे होंगे, है ना। जिसे हम बोल रहे थे प्लास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, उसको ये सिर्फ प्लास्टिक बोल रहे हैं, ठीक है। तो अगर इलास्टिक प्लास्टिक बोलेंगे तो इलास्टिक प्लास्टिक कैसा हो जाएगा, इलास्टिक ये और प्लास्टिक ये, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा इलास्टिक प्लास्टिक, यानी क्यू का हो गया 1, क्यू का हो गया 1, और फिर बचा एस, आखिरी का एस बचा। तो ये वाला पार्ट जो हो गया, ये जो वर्टिकल लाइन जा रही है, ये हो गया रिजिड, और फिर ये हो गया प्लास्टिक। सो ये हो जाएगा रिजिड प्लास्टिक, तो एस का हो गया 2। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, 4132, 4132, ये ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इफ ई जी के एंड म्यू रिप्रेजेंट, ठीक है, हमको तो पता है इलास्टिक मॉडुलस, शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑफ अ लीनियर इलास्टिक आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस मटेरियल, and if you need to express the stress strain relationships completely for this material at least, तो देखो क्या चारों के चारों पता होने चाहिए, या ई जी म्यू पता होने चाहिए, या फिर ई के एंड म्यू पता होने चाहिए। इन चारों में से कोई भी दो पता हो तो बाकी के दो तो वैसे भी पता चल जाते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट बस दो ही हैं, बाकी के दो डिपेंडेंट हैं। इक्वेशंस हमारे पास हैं, उनसे हम बाकी के दो निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एनी टू ऑफ द 4 मस्ट बी नोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर एन इलास्टिक मटेरियल इज,
0.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन मटेरियल द पॉइजंस रेशियो इज 0.25, ठीक है, पॉइजंस रेशियो 0.25 आ गया। रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रेशियो कितना हो जाएगा? सो ई अपॉन जी इज इक्वल टू 2 1 प्लस म्यू, तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.25, तो 1 प्लस 0.25 1.25, और ये 1.25 इंटू 2 हो जाएगा 2.5। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bar specimen of 36 mm diameter is subjected to a pull of 90 kilonewton during a tension test। तो एक्सटेंशन ऑन अ गेज लेंथ, तो गेज लेंथ हमें दी है 200 mm, और इसमें एक्सटेंशन कितना हो रहा है, यानी डेल्टा एल 0.089 mm, और चेंज इन डायमीटर डेल्टा डी ये दिया है 0.0046, ठीक है। ओरिजिनल डायमीटर दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ दी हुई है, तो यहाँ से पॉइजंस रेशियो फाइंड आउट कर लेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला हो जाएगा जो हम लिखते आ रहे हैं। अब तो ये फॉर्मूला याद भी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। सो चेंज इन डायमीटर कितना है? चेंज इन डायमीटर डेफिनेटली ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 0.0046, चलो इस माइनस साइन को, ये वैसे भी प्लस आना ही है, तो इस माइनस साइन को हटा ही देते हैं, ठीक है। तो डेल्टा डी कितना हो जाएगा? 0.0046 डिवाइडेड बाय डायमीटर कितना है 36 इंटू लेंथ, ओरिजिनल लेंथ इज 200 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 0.089, ठीक। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 200 में से एक जीरो अगर इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 3 डेसिमल प्लेसेस बचेंगी, और यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेसेस बचेंगी, तो 3 डेसिमल प्लेसेस कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये हो जाएगा ऊपर 46 इंटू 20 डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा 36 इंटू 89, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया है। तो 460 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 89, ये हो जाएगा 23 इंटू 10 बाय 9 इंटू 89, यानी ये हो जाएगा 230 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 89, ठीक है। तो वैसे तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव वाला पार्ट है, कैलकुलेटर होना चाहिए, लेकिन अब कैलकुलेटर ईएसी में आता नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। तो मैं तो अभी आंसर लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके इसका आंसर आ जाएगा 0.287 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। पर वैसे मेरे हिसाब से तो ईएसी में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। खैर, आते तो सबके ही लिए हैं, सारे बच्चों के लिए सेम क्वेश्चन है, सबको सेम प्रॉब्लम फेस करनी है, तो थोड़ा सा जब एंड में टाइम बचे तो ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन तब करने चाहिए, शुरुआत में ही ज़्यादा लंबे कैलकुलेशन वाले नहीं सॉल्व करने बैठना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 181। फॉर अ मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज 100 गीगापास्कल एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 250 गीगापास्कल। वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो, सो E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू होता है, तो पॉइजंस रेशियो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं E अपॉन 2G माइनस 1। E की वैल्यू है 250 गीगापास्कल डिवाइडेड बाय 2 इंटू G, दिस इज 100 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.25 माइनस 1, ये आ जाएगा 0.25। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज ट्वाइस, so bulk modulus of elasticity of material is twice the modulus of rigidity। पॉइजंस रेशियो ऑफ मटेरियल कितना होगा? तो पॉइजंस रेशियो होता है 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g, तो k की जगह 2g रख देते हैं, तो k को 2 टाइम्स, या फिर 2g को k रख देते हैं, 2g दोनों तरफ ऊपर नीचे 2g दिया है तो k करना आसान रहेगा। तो 3k माइनस k डिवाइडेड बाय 6k प्लस k, तो ये हो जाएगा 2/7। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2/7। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल इज 150 गीगापास्कल, पॉइजंस रेशियो इज 0.25, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, सो G इज इक्वल टू E अपॉन 2 1 प्लस म्यू। E की वैल्यू कितनी है? 150 गीगापास्कल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1.25, सो 150 डिवाइडेड बाय 2.5, ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 0.5, 30 डिवाइडेड बाय 0.5 मतलब कि 60 गीगापास्कल। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इलास्टिकली स्ट्रेच्ड, ठीक है, वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो ऑलवेज रिमेन्स। तो देखो, जब बॉडी को इलास्टिकली स्ट्रेच कर रहे हैं, इलास्टिक लिमिट में है, इसका पॉइजंस रेशियो बढ़ता तो जाएगा, लेकिन ये हमेशा 0.5 से तो कम ही रहेगा, या लेस देन इक्वल टू 0.5 बोल सकते हैं। तो अगर ऑप्शंस देखा जाए, सबसे सही आंसर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 तो बिल्कुल नहीं, लेस देन 1 हाँ होगा, इक्वल टू 1 नहीं। तो देखो,
वैसे तो लेस देन इक्वल टू 0.5 होना चाहिए, लेकिन क्या ये लेस देन 1 भी होगा? लेस देन 1 भी होगा, तो पॉइजंस रेशियो हमेशा लेस देन 1 तो रहेगा ही रहेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A bar 40 mm in diameter and subjected to a tensile force of this। ठीक है, तो डायमीटर दे दिया 40 mm, फोर्स दे दिया 40,000, undergoes elongation resulting decrease in diameter considering the properties of material E is equal to 2 into 10 to the power 5 Poisson's ratio। इतना मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इतना लंबा स्टेटमेंट लिखने की क्या जरूरत थी? हाँ, बच्चों को डराने के लिए ऐसे लिखते रहते हैं, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू होता है, कई बार देख लिया हमने। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी G इज इक्वल टू E अपॉन 2 1 प्लस म्यू हो जाएगा। E की वैल्यू हमको दे रखी है 2 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू है 0.3, तो 1 प्लस म्यू हो जाएगा 1.3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5, यानी 5 जीरो लगा देते हैं, 10 टू द पावर 5 यानी 5 जीरो लगा देते हैं, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 1.3। तो जब ये चीज आ गई है तो 1.3 को अप्रोक्सीमेटली हम 4/3 लिख सकते हैं ना। तो इसको अगर हम 4/3 लिख देते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 के बाद 5 जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। तो अगर इसको डिवाइड करें तो 30/4, सबसे पहला लेटर क्या आता है? 7 4 से 28, तो 7 से स्टार्ट होगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, करेक्ट आंसर इज ये ऑप्शन ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ पॉइजंस रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.3, देन रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू बल्क मॉडुलस, सो यंग्स मॉडुलस अपॉन बल्क मॉडुलस कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1 माइनस 2 म्यू। पॉइजंस रेशियो है 0.3, तो 2 इंटू 0.3 हो जाएगा 0.6, 1 माइनस 0.6 हो जाएगा 0.4, और ये 0.4 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 3 हो जाएगा 1.2, सो E अपॉन K विल बी इक्वल टू 1.2, करेक्ट आंसर इज सी। Next question. If the Young's modulus of elasticity of a material is twice the modulus of rigidity, then Poisson's ratio of the material is। तो E is equal to 2G दिया हुआ है, वैसे E is equal to 2G into 1 plus म्यू होता है, E और 2G बराबर हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया 1 is equal to 1 plus म्यू, म्यू की वैल्यू आ गई 0, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A steel bar 2 meter long, 20 mm wide and 15 mm thick is subjected to tensile load। तो इतना टेंसाइल लोड लग रहा है, पॉइजंस रेशियो इतना है, यंग्स मॉडुलस इतना है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, ओह ये तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का आ गया, डेल्टा वी का। तो अभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पर हम पहुंचे नहीं हैं, तो अभी के लिए क्वेश्चन 188 ये रहने देते हैं। अगली क्लासेस में जब हम ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वाला पार्ट कवर कर लेंगे ना, तब इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 189। When a round bar material with diameter, ये राउंड बार डायमीटर है, डायमीटर इतना है, लेंथ इतनी है, यंग्स मॉडुलस इतना है, shear मॉडुलस इतना है, स्ट्रेच्ड फॉर 2.5 mm, बल्क मॉडुलस कितना होगा? तो देखो यहाँ पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सब कुछ कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है। ई पता है हमको, जी पता है, तो जब ई और जी पता है तो के फाइंड आउट कर सकते हैं इन दोनों की हेल्प से, बाकी सारी चीजों की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास फॉर्मूला है ई इज इक्वल टू, चलो इसको अगले पेज पर करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर। ई इज इक्वल टू 9 kg अपॉन 3K प्लस जी, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ से के कैलकुलेट करना है, तो के को कैलकुलेट करने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3EK प्लस EG इज इक्वल टू 9 kg। ई के वाली टर्म को इधर ले आते हैं यहाँ पर, तो EG इज इक्वल टू 9 kg माइनस 3EK, यहाँ से के कॉमन ले लेते हैं, तो के कॉमन ले लिया, ये बचा 9G माइनस 3E इज इक्वल टू EG, तो के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से EG अपॉन 9G माइनस 3E। तो देखो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये भी कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसको भी अगर आप याद कर लोगे तो इतने डेरिवेशन की आपकी मेहनत बच जाएगी। बाकी फिर आपकी मर्जी है कि अगर आपको डिराइव करने में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर टेंशन मत लो। तो के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ई कितना दिया है 110, तो 110 इंटू जी की वैल्यू दी है मेरे ख्याल से 42, यस 42 दी है,
अपॉन 9g, 9 इंटू 42 माइनस 3 इंटू 110। तो ये हो जाएगा 4620, 9 इंटू 42, ये हो जाएगा 378 माइनस ये हो जाएगा 330। तो 4620 डिवाइडेड बाय 378 माइनस 330, ये हो जाएगा 78 माइनस 30, यानी ये हो जाएगा 48। तो इसको फिर कैलकुलेट करेंगे हम, 4 से डिवाइड करते हैं, 12, 4 1 जा 4, फिर से 4 1 जा 4, 22 4 5 जा 20, और फिर 4 5 जा 20, 1155। तो ये आ गया 1155 बाय 12। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसमें बस 45 अगर ऐड कर दिया जाए, 45 अगर ऐड कर दिया जाए तो इसका जो पूरा आंसर आ जाएगा ये हो जाएगा 1200। न्यूमरेटर में अगर 45 और होता, 1200 हो जाता, नीचे 12 हो जाता, तो ये आ जाता 100। ठीक है, तो लेकिन ये 100 से हल्का सा कम होगा, इसका मतलब है 100 से कितना कम होगा, 45 बाय 12 अगर करें तो ये ऑलमोस्ट 4 के आसपास आ रहा है ना। तो 100 में ये 4 कम होगा, 100 में 4 कम मतलब ये 96 के आसपास होगा, अराउंड 96 के आसपास आंसर आना चाहिए। यस, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ईएससी का क्वेश्चन है, आजकल कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा आने लगी हैं ईएससी में, तो आपको थोड़ी सी ट्रिक्स वगैरह अपनानी पड़ेंगी बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करना है तो। बाकी एसएससी जेई और स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में इतनी कैलकुलेशंस नहीं आती हैं, तो उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग द इलास्टिक मॉडुलस, द स्ट्रेस डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अंडर कंसिडरेशन इज 40 मेगापास्कल एंड द स्ट्रेन डिफरेंस इज 2000 इंटू 10⁻⁻6। तो 2 पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ठीक है, ए पॉइंट पर कुछ स्ट्रेस है, बी पॉइंट पर कुछ स्ट्रेस है। इन दोनों में जो स्ट्रेस का डिफरेंस है वो दे रखा है 40 मेगापास्कल, और इन दोनों पॉइंट पर स्ट्रेन का भी कुछ डिफरेंस है, वो भी दे रखा है। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन और यंग्स मॉडुलस आपस में लीनियरली रिलेटेड होते हैं, तो हम यंग्स मॉडुलस को इनके डिफरेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा स्ट्रेस अपॉन डेल्टा स्ट्रेन भी करेंगे तब भी हमें यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, बिकॉज दे आर लीनियरली रिलेटेड विद ईच अदर। तो स्ट्रेस का डिफरेंस दिया है 40 मेगापास्कल और स्ट्रेन का डिफरेंस दिया है 2000 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 40 मेगापास्कल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁻⁻3। 10⁻⁻3 ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा 10⁻+3। तो 10⁻+3 और मेगा पास्कल अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा गीगा पास्कल, और यहाँ पर बचेगा 40/2, 40/2 यानी 20, तो ये हो जाएगा 20 गीगा पास्कल। करेक्ट आंसर इज डी, गीगा पास्कल में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो फॉर विच बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल विल बी इक्वल टू इट्स यंग्स मॉडुलस। ठीक है, बल्क मॉडुलस और यंग्स मॉडुलस बराबर हो जाएंगे, ऐसा कौन सी वैल्यू होगी पॉइजन्स रेशियो की। सो लेट अस सी। तो E इज इक्वल टू 3 के 1 माइनस 2 म्यू होता है हमारे पास। E और K दोनों बराबर हैं, कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 1, यहाँ पर 1/3 आ गया, और ये आ गया 1 माइनस 2 म्यू। तो 2 म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, यानी ये हो जाएगा 2/3, तो म्यू हो जाएगा 1/3। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0.33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ सॉलिड स्टील स्फीयर ऑफ 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम है 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इतना ये प्रेशर लगा हुआ है। तो आसपास से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ऑल राउंड प्रेशर जो है वो ये वैल्यू दी हुई है। वॉल्यूम में चेंज कितना आएगा अगर 1/k की वैल्यू इतनी है। तो देखो, k जो बल्क मॉडुलस होता है वो क्या होता है, ऑल राउंड प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाय वी। यहाँ पर पूछा है चेंज इन वॉल्यूम, डिक्रीज इन वॉल्यूम पूछा है, डिक्रीज इन वॉल्यूम यानी डेल्टा वी। तो डेल्टा वी अपॉन वी उधर ले जाते हैं और के को नीचे ले आते हैं। सो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू पी अपॉन के हो जाएगा। Now, अगर अकेला आपको डेल्टा वी चाहिए तो डेल्टा वी आपको ऐसे मिल सकता है पी इंटू वी अपॉन के। अपॉन के की जगह हम 1/k लिख देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन में वैल्यू दी है वो 1/k की ही दी है। तो अगले पेज पे सॉल्व करते हैं इसको। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया था 10,000 सेंटीमीटर क्यूब, 10,000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, प्रेशर कितना दिया है, ऑल राउंड प्रेशर 700 इंटू 10⁻⁴
700 इंटू 10⁴ kgf पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1/k की वैल्यू कितनी दी है? 1/k दिया है 6 इंटू 10⁻11, 6 इंटू 10⁻11 यूनिट्स दी हैं kgf पर स्क्वायर मीटर का इनवर्स, यानी कि ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर kgf, मीटर स्क्वायर पर kgf। ओके, तो सबसे पहले तो यूनिट्स देख लेते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। देखो kgf और kgf तो कैंसिल आउट हो गए, मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो गए, बचा यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। आंसर देखें सेंटीमीटर क्यूब में दिया है, बिल्कुल आंसर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। तो हमें बस कैलकुलेशन करना है, बाकी सारी चीजें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर है 10⁻11, देखें जीरो कितने हैं, 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 जीरो है हमारे पास, और यहाँ पर डिवाइड बाय 11 जीरोस हैं, तो यानी 0.1 बचा, 0.1 बचा, ठीक है, या 10⁻1 बचा। अब बाकी के ये जीरो जीरो सो हट गए, 7 इंटू 6 बचा, 7 6 42 होता है, तो ये हो जाएगा 42 इंटू 0.1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि आंसर आ गया हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर क्यूब। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पॉइजन्स रेशियो ऑफ अ मटेरियल इज 0.25, द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का रेशियो पूछा गया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी टू यंग्स मॉडुलस पूछा है। सो जी अपॉन ई का रेशियो पूछा है, जी अपॉन ई कितना हो जाएगा, 1/2 1 प्लस म्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस म्यू इज 0.25, तो 1.25 और 2 का प्रोडक्ट हो जाएगा 1/2.5, तो यहाँ पर तो 2.5 दिया हुआ है, पर इसको अगर हम ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर तो 4 आ गया और नीचे 2.5 इंटू 4 हो जाएगा 10, ये आ जाएगा 0.4। करेक्ट आंसर विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी आर गिवन, देन व्हाट विल बी द पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो क्या होता है, 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g, 3k माइनस 2g अपॉन 6k प्लस 2g, करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजीनियस एंड इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग हुक्स लॉ, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट, देखो इंडिपेंडेंट पूछा है, तो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं 2 और टोटल इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं 4। नेक्स्ट, इफ द यंग्स मॉडुलस ई इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस के, व्हाट वुड बी द पॉइजन्स रेशियो। तो ई के और म्यू को रिलेट करने वाला फॉर्मूला, ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ई और के इक्वल हैं, ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 यानी 2/3, म्यू इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी सी, वैसे तो हम जी लिखते हैं पर यहाँ पर सी दिया है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड बल्क मॉडुलस के, तो इन तीनों में आपस में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप इज ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी, सो ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी, जी की जगह बस सी लिखा है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द पॉइजन्स रेशियो इज 0.3 फॉर अ मटेरियल, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू शियर मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस अपॉन शियर मॉडुलस क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस म्यू। तो आप देख सकते हो लगातार 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 कितने सारे क्वेश्चंस इसी टॉपिक के ऊपर हैं, इन्हीं रिलेशनशिप्स के ऊपर हैं, ये हो जाएगा 2.6। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इनमें से एक आध क्वेश्चन फंस ही जाएगा, मतलब बहुत मुश्किल है कि इन सारे रिलेशनशिप से क्वेश्चन ना आए, ठीक। इफ द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू बल्क मॉडुलस इज 1.8, पॉइजन्स रेशियो इज, सो यंग्स मॉडुलस अपॉन बल्क मॉडुलस 0.8 दिया है, सॉरी 1.8 दिया है, ये हो जाएगा 3 1 माइनस 2 म्यू, तो पॉइजन्स रेशियो, तो 1.8/3 कितना हो जाएगा, ऊपर 0.6 बचा, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 म्यू, 2 म्यू इधर आ गया, 1 माइनस 0.6 बचा 0.4, तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.2, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
द रेशियो ऑफ lateral strain to axial strain of a homogeneous material. Lateral strain upon axial strain is Poisson's ratio. Next, a bar of 4 centimeter diameter is subjected to an axial load of 4 ton. The extension of the bar over a gauge length 20 centimeter is 0.03. The decrease in diameter, तो ये वही वाला फॉर्मूला आ गया, पॉइजन्स रेशियो डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल इनटू एल अपॉन डेल्टा एल। तो डेल्टा डी कितना दिया है 0.0018 डिवाइडेड बाय डायमीटर इज 4 इनटू लेंथ इज 20 डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ 0.03। तो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस हैं और एक जीरो है, तो एक जीरो को इधर लगा दिया तो 3 डेसिमल प्लेसेस बचे, तो 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 3 डेसिमल प्लेस हटा देते हैं तो ये बचा 30 इंटू 2/4। 2/4 यानी ये तो हाफ हो गया, यानी ये हो गया 9/30। 9/30 यानी कि 3/10। 3/10 यानी कि हो गया ये 0.3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 0.3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स द पॉइजन्स रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट। सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम पॉइजन्स रेशियो इन सब में है कॉन्क्रीट का, है ना, इसका पॉइजन्स रेशियो लीस्ट है। नेक्स्ट, रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस टू बल्क मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस का रेशियो ये हो जाता है 3 1 माइनस 2 म्यू। नाउ म्यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों का रेशियो क्या है। तो म्यू की सबसे पहले सबसे लीस्ट वैल्यू डाल के देखते हैं, फिर मैक्सिमम वैल्यू डाल के देख लेंगे और पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बार म्यू इज इक्वल टू 0 कर देते हैं और एक बार म्यू इज इक्वल टू 0.5 रख के देख लेते हैं। तो जब हमने म्यू इक्वल टू 0 रखा तो ई बाय के आ गया 3, और एक बार म्यू इज इक्वल टू 0.5 रखा, 0.5 रखा तो ई बाय के तो 0 आ गया। तो ई बाय के इज इक्वल टू 0। तो 0 और 3 के बीच में रहना चाहिए, मोर देन 1/3, लेस देन 1/3, लेस देन हाफ। तो इन सब में कोई आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The ratio of Young's modulus to modulus of rigidity of a material having Poisson's ratio 0.2. Young's modulus, modulus of rigidity, तो E is E upon G कर देते हैं सीधे, 2 1 माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू सॉरी 1 प्लस म्यू होता है यहाँ पर, 1 प्लस 0.2, तो 1 प्लस 0.2 यानी 1.2, 1.2 इंटू 2 2.4, तो ये आ जाएगा 24/10, 24/10 यानी कि 12/5। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 12/5। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉइजन्स रेशियो ऑफ आइस? ये लिखा रखा है 0.33। नेक्स्ट, पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज माइनस लिटल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेन, सी। नेक्स्ट, इन द बल्क मॉडुलस ऑफ ब्रास, इफ होना चाहिए, इफ द बल्क मॉडुलस ऑफ ब्रास इज दिस, बल्क मॉडुलस यानी के, एंड पॉइजन्स रेशियो इज 0.3 म्यू, देन इलास्टिक मॉडुलस, सो ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू हो जाएगा। 3 इंटू के इज 110, 1 माइनस 2 इंटू 0.3 330, और ये 2 इंटू 0.3 हो गया 0.6, और 0.6 1 माइनस 0.6 हो गया 0.4, सो 33 इंटू 4 ये हो जाएगा 132। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन मटेरियल इफ द यंग्स मॉडुलस इज 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, so E is 200 giganewton per meter square, modulus of rigidity is G 80 giganewton per meter square, Poisson's ratio will be, so Poisson's ratio हो जाएगा E upon 2G minus 1। अब तो ये भी याद से ही हो गए, इतने क्वेश्चंस कर लिए, है ना। तो 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 80 माइनस 1, 100 बाय 80, 100 बाय 80 हो जाएगा 1.25, 1.25 माइनस 1 यानी ये हो जाएगा 0.25। करेक्ट आंसर इज सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, if for a given material E is equal to 2G, ठीक है, given है, then the bulk modulus K will be, तो K, E और G को रिलेट करने वाला फॉर्मूला है E is equal to 9kg अपॉन 3k plus G। नाउ यहाँ से हमने बल्क मॉडुलस को सेपरेट आउट कर लिया था, बल्क मॉडुलस आ गया था EG अपॉन 9k। आगे का रिलेशनशिप थोड़ा सा देख लेते हैं, EG अपॉन 9G माइनस 3E, EG अपॉन 9G माइनस 3E। तो देखो दूसरी बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, तो हर बार डिराइव करने तो बैठेंगे नहीं, तो मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, अगर आपको ये वाला चांस नहीं लेना कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बाकी अगर आप याद ना भी करो तो डिराइव तो हो ही जाएगा।
सो Eg अपॉन 9g माइनस 3e, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, Eg अपॉन 9g माइनस 3e। ओके, तो k की वैल्यू ना, E इज इक्वल टू 2g दिया हुआ है, E की जगह 2g रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9g माइनस 3e, E को 2g तो फिर से ये 6g हो जाएगा। सो 2g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9g माइनस 6g, नीचे तो 3g बचा, सो 2g स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3g, g और g कैंसिल आउट हो गया, तो k इज, तो यहां से आ गया k इज इक्वल टू 2g अपॉन 3। नाउ e इज इक्वल टू 2g है, तो 2g की जगह e रख देते हैं, सो k इज इक्वल टू e बाय 3 हो गया, तो k इज इक्वल टू e बाय 3, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। वैसे ये वाला तो सिंपल था, अगर हम यहाँ से भी करते ना तो भी आ जाता। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये फॉर्मूला याद करते हो या नहीं याद करते हो, डिपेंड्स ऑन यू। ठीक, आगे चलते हैं। द shearing stress in a piece of structural steel is 100 मेगापास्कल, तो shear stress दिया हुआ है, इलास्टिक मॉडुलस दिया हुआ है, पॉइजंस रेशियो दिया हुआ है, शीयरिंग स्ट्रेन पूछा है। तो देखो, शीयरिंग स्ट्रेन और शीयर स्ट्रेस को रिलेट करने वाला जो फॉर्मूला है ना, वो है शीयर मॉडुलस। सो जी इज इक्वल टू टाउ अपॉन गामा हो जाता है। शीयरिंग स्ट्रेन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको शीयर मॉडुलस की हेल्प लगेगी। नाउ शीयर मॉडुलस कैसे आएगा, ई अपॉन म्यू से आ जाएगा, ई और म्यू से। तो यहां से शीयर मॉडुलस कैलकुलेट कर लेते हैं, ई अपॉन 2 1 प्लस म्यू, यहां से शीयर मॉडुलस आ जाएगा, ई की वैल्यू है 200 गीगापास्कल, और ये 1 प्लस म्यू हो जाएगा 1.25, और 2 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 2.5। ऊपर नीचे एक काम करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 800 डिवाइडेड बाय 10, ये हो जाएगा 80 गीगापास्कल। ठीक, तो शीयर मॉडुलस आ गया 80 गीगापास्कल, तो यहाँ पर 80 गीगापास्कल रख दिया, या 80 इंटू 10⁻³ मेगापास्कल हो जाएगा, और टाउ दिया है 100 मेगापास्कल, 100 मेगापास्कल, मेगापास्कल मेगापास्कल कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर 2 जीरो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो गामा बचेगा 1/800। 1/8 होता है 0.125, और 2 जीरो और है नीचे, तो ये हो जाएगा 0.00125 रेडियन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे आपको सिंपल लगे, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके करता जा रहा हूँ। ठीक, आगे चलते हैं। बल्क मॉडुलस पूछा है, यंग्स मॉडुलस दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है। तो बल्क मॉडुलस के अभी अभी हमने फॉर्मूला देखा था, ई जी अपॉन 9g माइनस, फिर भूल गए, ई जी अपॉन 9g माइनस 3e। ठीक है, ई कितना दिया है 200 गीगापास्कल, जी कितना दिया है 80 गीगापास्कल, डिवाइडेड बाय 9g, 9 इंटू 80 माइनस 3 इंटू 200, ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 1 2 3 0, 8 9 जा 72, तो ये हो जाएगा 720, 3 2 जा 6, यानी ये 600, तो ये हो जाएगा 16,000 डिवाइडेड बाय 120, तो 1600 बाय 12, 4 4 जा 16 बाय 3, 400 बाय 3, यानी ये हो जाएगा 133.33। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉडुलस एंड शियर मॉडुलस व्हेन 1/m इक्वल टू 0। तो आप एक चीज और याद रखो कि पॉइजंस रेशियो को हम 1/m से भी डिनोट करते हैं, तो यानी यहाँ पर पॉइजंस रेशियो 0 दिया है, तो जब पॉइजंस रेशियो 0 दिया है तो यंग्स मॉडुलस और शियर मॉडुलस में क्या रिलेशनशिप हो जाएगा, हमें पता है E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू होता है। जब आप इसमें म्यू को 0 कर दोगे तो हमारे पास E इज इक्वल टू 2g बचेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A 10 centimeter gauge length is marked on a tensile test specimen which has working area। तो ये हमारे पास लेंथ दी हुई है, ये एरिया दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है, और जब लोड अप्लाई किया हुआ रखा है तो गेज लेंथ बढ़ के इतनी हो गई है, तो यानी चेंज इन लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं हम। तो चेंज इन लेंथ हो जाएगा 10.1 माइनस 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर, ये चेंज इन लेंथ आ गया।
हमारे पास मॉडुलस ऑफ मटेरियल यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है। सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, स्ट्रेन कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, पी एल अपॉन ए डेल्टा। ठीक है, डेल्टा या डेल्टा एल जैसे भी आप लिखना चाहो चेंज इन लेंथ को, तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके आ जाएगा। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि क्वेश्चन नंबर 213 का सही आंसर क्या है। ठीक, ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ सिंपल बेंडिंग थ्योरी वन ऑफ द assumption is that material of the beam is isotropic. This assumption means that the, तो आप कहोगे सर सिंपल बेंडिंग थ्योरी तो पढ़ी नहीं है, ये सिंपल बेंडिंग थ्योरी क्या होता है, ये क्वेश्चन आ गया सिंपल बेंडिंग थ्योरी के ऊपर। तो आप ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन सिंपल बेंडिंग थ्योरी के ऊपर नहीं है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिंपल बेंडिंग थ्योरी में एक अजम्पशन होता है कि मटेरियल आइसोट्रोपिक है। तो आइसोट्रोपिक का मतलब क्या है, सो इट इज नॉट आस्किंग ऑन सिंपल बेंडिंग थ्योरी। मतलब पूछा जा रहा है कि आइसोट्रोपिक मटेरियल का मतलब क्या होता है, बस। तो आइसोट्रोपिक तो हम पढ़ चुके हैं क्या होता है। आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि कोई मटेरियल है, उसमें सारी की सारी डायरेक्शंस में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती हैं। चाहे स्ट्रेंथ देख लो, चाहे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देख लो, चाहे पॉइजन्स रेशियो देख लो, तो जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी डायरेक्शंस में सेम है। तो ऑप्शंस देखते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट, नो। नॉर्मल स्ट्रेस, स्ट्रेस तो फोर्स पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नल फोर्स पे। नॉर्मल स्ट्रेस वेरीज लीनियरली इन मटेरियल, नो। इलास्टिक कांस्टेंट्स आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस, यस। इलास्टिक कांस्टेंट्स वेरीज, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो सेम रहेंगे सारी डायरेक्शंस में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मेटल बार ऑफ 10 mm डायमीटर व्हेन सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 23.5 किलो न्यूटन gave an elongation of 0.3 mm on gauge length of, ये पॉइजन्स रेशियो वाला लग रहा है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा, फिर से यंग्स मॉडुलस। सो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसको हम कह सकते हैं पी एल अपॉन ए डेल्टा। तो फोर्स दी हुई है 23.5 किलो न्यूटन, यूनिट्स भी लिख लेते हैं, हाँ किलो न्यूटन में ही है, ठीक है, आंसर किलो न्यूटन में। लेंथ कितनी है 200 mm, ठीक है। एरिया कितना है 10 mm डायमीटर है, तो पाई बाय 4 इंटू 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये mm स्क्वायर में आ गया। और डेल्टा एलोंगेशन कहाँ पर है 0.3 mm, ठीक है। तो इसको भी आप कैलकुलेट कर लेना, देखना कितना आंसर आ रहा है, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 213 एंड क्वेश्चन नंबर 215 ये दो होमवर्क क्वेश्चन हो गए आपके लिए, ठीक है। सेम ही फॉर्मूला दोनों में लगेगा। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स रेशियो का डिक्रीजिंग ऑर्डर, एल्यूमिनियम का पॉइजन्स रेशियो क्या होता है 0.33 होता है, कास्ट आयरन का होता है 0.2 टू 0.3, और स्टील का पॉइजन्स रेशियो होता है 0.27 टू 0.33, या कई बार 0.25 टू 0.33, ऐसे, या 0.25 टू 0.3 दे दिया, या 0.27 टू 0.3 दे दिया, मतलब इसी रेंज में, इसी के आसपास ही रहता है। तो अगर हमें सीक्वेंस देखना है तो सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम का है, फिर उसके बाद आ जाएगा स्टील का, फिर उसके बाद आ जाएगा कास्ट आयरन का, ठीक है। तो सबसे पहले हो गया 1, फिर हो गया 3, फिर हो गया 2, 1 3 2। करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड पॉइजन्स रेशियो आर गिवन। तो यंग्स मॉडुलस दिया है, पॉइजन्स रेशियो दिया है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ मटेरियल, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आ जाएगा ई अपॉन 2 1 प्लस म्यू से। ई की वैल्यू दी है 1.25 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 2 1.34। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें थोड़ा सा और, 0.625 डिवाइडेड बाय 1.34 इंटू 10⁵ आ रहा, तो यानी ये 0.625 से भी थोड़ा सा कम आएगा। तो 0.625 के जो ऊपर के ऑप्शन है वो हटा देते हैं, एक तो ये चला गया और एक ये चला गया। अब ये दोनों में थोड़ा सा कंपटीशन है, 0.4025 या 0.4664। तो इसको एक काम करते हैं, 0.625 डिवाइडेड बाय 0.4 ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। 0.4 इससे डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो पहले तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, बचा 2, ये हो जाएगा 4 5 जा 20, और ये फिर इससे ज्यादा ही आ रहा है डेफिनेटली, देखो तो 1.5 से ऊपर ही आ रहा है ना। यहाँ पर ये 1.34 दिया है, और अगर ये वाला ऑप्शन होता तो ये
अगर यहाँ पर 1.5 के आसपास होता ना नीचे, तब ऑप्शन ए होता। तो यानी इसके हिसाब से फिर आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो जब कैलकुलेटर नहीं है तो थोड़ा बहुत इसी तरह से दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। और एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन ही होते हैं जहां पर इतना ज्यादा दिमाग सोचना पड़ता है, इतना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बाकी के तो जल्दी हो जाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। आपको बस अप्रोक्सीमेट आंसर तक पहुंचना है ना, एग्जैक्ट आंसर इतनी डेसिमल प्लेसेस तक जाना ही नहीं है आपको, है कि नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स ई एंड सी फॉर पॉइजन रेशियो 0.25। तो इलास्टिक कांस्टेंट ई एंड सी, देखो सी कई जगह पर शियर मॉडुलस को या रिजिडिटी मॉडुलस को सी बोल देते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम अपने हिसाब से जी ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ई और जी का रिलेशनशिप, ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू होता है। म्यू की वैल्यू 0.25 अगर रखें तो ये 1.25, 2 से मल्टीप्लाई होकर ये 2.5, तो 2.5 सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पॉइजन रेशियो फॉर कास्ट आयरन वेरीज फ्रॉम। तो देखो कास्ट आयरन का जो हमने लिमिट लिखी थी वो 0.2 टू 0.3 लिखी थी। तो ऑप्शन कभी भी आपको एग्जैक्टली मैच करते हुए दिखेंगे ही नहीं, कभी भी। ठीक है, चाहे जो भी वैल्यू ले लो, अगली बार जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं कोई और रेंज दी होगी। तो आपको ऑप्शन से, आपको जो खुद की वैल्यू जो याद है उससे ना बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो अगर यहां पर देखा जाए 0.25 टू 0.33, ये तो स्टील की लिमिट है। ठीक है ना। 0.31 टू 0.34 ये तो कुछ ज्यादा ही जा रही है, ये तो इससे काफी ज्यादा जा रही है। 0.23 टू 0.27 ये वाली जो लिमिट है ये इसकी सबसेट है, मतलब 0.2 से 0.3 के बीच में ही दोनों लाई कर रही हैं, 0.23 से 0.27 तक। तो ये अभी तक की तो मोस्ट अप्रोप्रिएट तो यही लग रही है, और मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए। ये भी काफी बाहर जा रही है इससे, और ये भी बहुत बाहर जा रही है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ बार ऑफ डायमीटर 30 mm is subjected to tensile load such that the measured extension on gauge length 200 mm is 0.09 mm and change in diameter is this one। तो फिर से वही पॉइजन रेशियो वाला क्वेश्चन आ गया। डेल्टा डी अपॉन डी इंटू एल अपॉन डेल्टा एल। डेल्टा डी है हमारे पास 0.0045 डिवाइडेड बाय हमारे पास डायमीटर है 30 इंटू लेंथ है हमारे पास 200 डिवाइडेड बाय चेंज इन लेंथ है 0.09। तो यहाँ पर जो ऊपर दो जीरो हैं ये इसमें लगा दिए तो 0.45 और ये 0.09, तो दो डेसिमल यहाँ से चले जाएंगे, ये हो जाएगा 45/9 इंटू ऊपर 2 बचा था और नीचे 30 बचा था, 2/30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 9 45, 5 इंटू 2 10/30, 10/30 यानी 1/3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स लीनियरली आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मटेरियल बोलना चाहिए था, नहीं बोला तब भी हम समझ जाएंगे। सो टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं 4, इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स होंगे 2, तो आंसर हो जाएगा 4,2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ अ मटेरियल विच हैज यंग्स मॉडुलस। तो ये यंग्स मॉडुलस दिया है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दिया है, और बल्क मॉडुलस पूछा है। तो अगेन देखो ये वाला फॉर्मूला ज्यादा काम आ रहा है, K इज इक्वल टू ई जी अपॉन 9g माइनस 3e। अब तो याद हो गया, तो आई होप ये सही है। तो ई की वैल्यू है 1.2 इंटू 10⁵ इंटू जी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 4.8 इंटू 10⁴ 10⁴। अच्छा आंसर में भी 10⁴ है, चलो रख देते हैं 10⁴ डिवाइडेड बाय 9g माइनस 3e, 9 इंटू जी। यहाँ पर इसको ऐसे रख देते हैं 0.48 इंटू 10⁵ माइनस 3e, ई की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁵। तो देखो ऊपर से एक 10⁵ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10⁵, ये 10⁵, ये 10⁵, ये इतना तो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी का ज़रा सॉल्व करते हैं। तो इसको ऐसे ही रखते हैं अभी 1.2 इंटू 4.8 इंटू 10⁴। नीचे क्या हो गया 9 इंटू 0.48 माइनस 3 इंटू 1.2, 3 इंटू 1.2 हो गया 3.6, और 9 इंटू 0.48 ये हो जाएगा 4.32। ठीक, सो 1.2 इंटू 4.8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 4.32 माइनस 3.6, ये आ जाएगा 0.72।
तो 12 की टेबल में आता है 7.2, 12 6 जा 72 होता है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 6, और 6 8 जा होता है 48, ये हो जाएगा 0.8। तो 10 इंटू 0.8 इंटू 10 to the power 4 यानी 8 इंटू 10 to the power 4, ये आ जाएगा सही आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following is the correct representation of an idealized stress strain curve for perfectly plastic material? तो perfectly plastic material के लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The value of Poisson's ratio to be 0 illustrates that। तो देखो Poisson's ratio 0 क्या मतलब हो गया इसका, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो अगर ये चीज जीरो है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लेटरल स्ट्रेन इज जीरो, लेटरल स्ट्रेन जीरो है। क्या इसका मतलब ये है कि मटेरियल रिजिड है? मटेरियल अगर रिजिड है तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन भी जीरो है और लेटरल स्ट्रेन भी जीरो है। तो पॉइजन्स रेशियो इज इक्वल टू जीरो से मतलब ये नहीं निकल रहा कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जीरो है। इसका जीरो होने से मतलब सिर्फ ये है कि लेटरल स्ट्रेन जीरो है, और ये कॉर्क के अंदर होता ही है। कॉर्क के अंदर अगर आप ऐसे प्रेशर लगाते जाओगे तो लेटरल स्ट्रेन जीरो आता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन जरूर उसके अंदर होता जाता है। तो पॉइजन्स रेशियो जीरो का मतलब ये नहीं है कि मटेरियल रिजिड है, तो ये तो गलत हो गया। मटेरियल इज परफेक्टली प्लास्टिक, ये भी नहीं कह सकते। परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल के लिए म्यू 0.5 होता है, ये भी गलत है। देयर इज नो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द मटेरियल, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन तो हो रहा है, ठीक है, ये भी गलत है। तो इसका देखने से तो देखो कोई आंसर सही नहीं था। अगला ऑप्शन देखते हैं डी, देयर इज नो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द मटेरियल इज इनफाइनाइट। मतलब देयर इज नो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ये तो मैंने काट के लिखा था बाद में, लेकिन अगर आप ओरिजिनल स्टेटमेंट देखो, देयर इज नो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द मटेरियल, मतलब कोई मटेरियल में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन नहीं है, इज इनफाइनाइट। तो इसका कोई सेंस ही नहीं निकल रहा। तो इसका मतलब कोई भी सही आंसर नहीं है, और ये तो ऑप्शन का ही कोई मीनिंग नहीं निकल रहा। इसका सही आंसर होना चाहिए था देयर इज नो लेटरल स्ट्रेन इन द मटेरियल, ठीक है, देयर इज नो लेटरल स्ट्रेन इन द मटेरियल, ये इसका सही होना चाहिए था, पर ऑप्शन में कोई दिया ही नहीं था। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फॉलोइंग डायग्राम इज अ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ एनी मटेरियल। तो ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिया है किसी मटेरियल का, तो ये कौन सा मटेरियल है? तो ये मैंने आपको क्लास में बताया था कि जब मटेरियल लोडिंग कर्व इस तरह से फॉलो करे, है ना, और अनलोडिंग कर्व इस तरह से आए, तो ये हालांकि इलास्टिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन ये विस्को इलास्टिक मटेरियल होगा, क्योंकि जब हम लोडिंग कर रहे हैं तो ये ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ज्यादा स्ट्रेन एनर्जी देनी पड़ रही है, लेकिन अनलोडिंग के टाइम पे स्ट्रेन एनर्जी जो रिकवर हो रही है वो कम हो रही है ना। तो हर बार लोडिंग अनलोडिंग करते टाइम पे इतनी स्ट्रेन एनर्जी का लॉस हो रहा है, एवरी टाइम दिस मच अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट। इसको कहते हैं हिस्टेरेसिस लूप बन गया, और इस तरह के मटेरियल को कहते हैं विस्को इलास्टिक मटेरियल। ये मैंने आपको बता रखा है। आगे चलते हैं। फॉर अ गिवन मटेरियल इफ ई एन एंड 1/m आर यंग्स मॉडुलस, अच्छा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को यहाँ पर एन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, एंड पॉइजन्स रेशियो, तो 1/m पॉइजन्स रेशियो है। तो हमारे पास इनके बीच का रिलेशनशिप क्या होता है, E इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, सो E इज इक्वल टू 2n 1 प्लस म्यू 1/m हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन E एंड n shear modulus, E is equal to 2g 1 plus mu, अगेन ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, the limit of Poisson's ratio is 0.5. Next, relation between Young's modulus and modulus of rigidity, E is equal to 2g 1 plus mu, option C. Next, the ratio of normal stress to volumetric strain is defined as bulk modulus। वन लाइनर है सारे के सारे, कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। Modulus of rigidity is expressed as shear stress upon shear strain, C option. Next, Poisson's ratio is defined as ratio of lateral strain को हम ट्रांसफर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफर स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स ऑफ एन आइसोट्रोपिक मटेरियल आर। टोटल नंबर ऑफ इलास्टिक कांस्टेंट्स पूछा है या इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट पूछा है? टोटल पूछा है, तो टोटल हो जाएगा 4। करेक्ट आंसर है सी। और कौन कौन से होते हैं? ई, जी, के, म्यू, ये चार होते हैं। नेक्स्ट,
The ratio of Young's modulus to modulus of rigidity for a material having Poisson's ratio 0.2. So Young's modulus और modulus of rigidity का रेशियो जब ये है 0.2 तो ये हो जाएगा 1.2, 2.4 हो जाएगा. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए. नेक्स्ट, what will be the relation between E and K when Poisson's ratio is 0.25? So E is equal to 3K 1 minus 2 mu. तो ये 1.5K हो जाएगा. कई बार रिपीट हो चुका है ये. करेक्ट आंसर इज सी. नेक्स्ट, the ratio of shearing stress to shearing strain, shear stress upon shear strain, shear modulus. Next, which material has the highest value of Poisson's ratio? तो रबर का Poisson's ratio 0.5 होता है और 0.5 ही मैक्सिमम लिमिट है, तो यानी बाकियों का तो किसी का 0.5 तक पहुंचेगा नहीं. ठीक. नेक्स्ट, the number of elastic constants for a complete isotropic homogeneous material which follows Hooke's law is 4. Next, the ratio of hydrostatic stress to volumetric strain, ये bulk modulus होता है. तो bulk modulus दिए ही नहीं है. करेक्ट आंसर विल बी डी. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ shear stress and shear strain, तो shear modulus या modulus of rigidity भी कहते हैं इसको. ऑप्शन ए. नेक्स्ट, Poisson's ratio of steel within elastic limit, Poisson's ratio of steel ये हो जाएगा 0.25 to 0.33, या कई बार 1/4 to 1/3 भी लिख देते हैं इसको, कई बार 0.27 to 0.3 भी लिख देते हैं. तो मतलब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आएगा तो आप टिक कर देना. ठीक है. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी. नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन, सो लेटरल स्ट्रेन अपॉन एक्सियल स्ट्रेन पॉइजन्स रेशियो. तो आप ये देख सकते हो कि ये सिंपल वन लाइन डेफिनेशन पे ही कितनी बार क्वेश्चन आए हैं. राइट. व्हाट इज द लिमिट ऑफ पॉइजन्स रेशियो? 0.5 होता है, दिया ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ दीज. पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज लेटरल स्ट्रेस टू लीनियर, सॉरी स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेन, lateral strain to linear strain. Correct answer is option A. Next, if the Young's modulus of elasticity of a material is twice the modulus of rigidity is equal to 2g, तो Poisson's ratio कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये हम देख चुके हैं. So none of these will be the correct answer. Next, Poisson's ratio is mu defined as the ratio of, so axial strain to transverse strain, ट्रांसफर स्ट्रेन टू एक्सियल स्ट्रेन होता है, लेकिन यहाँ पर दिया ही नहीं है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. Hooke's law is valid up to elastic limit, Hooke's law is valid up to yield point, Hooke's law is valid up to proportional limit within elastic limit. तो सबसे सही आंसर है proportional limit. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर एन आइसोट्रोपिक होमोजेनियस इलास्टिक मटेरियल ओबेइंग Hooke's law, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट पूछा है तो यानी 2 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन ही नहीं है, सो करेक्ट आंसर इज डी. तो एसएससी जेई में नन ऑफ दीज काफी सारे आते हैं, है ना. चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. पॉइजन्स रेशियो ऑफ रबर मोस्ट अप्रोप्रिएट 0.45 से 0.5 के बीच में. ठीक है. नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन बल्क मॉडुलस के, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई एंड पॉइजन्स रेशियो 1/m. तो E इज इक्वल टू, यहाँ पर K की वैल्यू पूछी है. ठीक है. तो E इज इक्वल टू 3K 1 minus 2 म्यू होता है. म्यू की जगह हमें रखना है 1/m. ठीक. तो ये हो जाएगा 3K, ये हो जाएगा m minus 2 होल अपॉन m. तो ये हो जाएगा ME इज इक्वल टू 3K m minus 2. तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ME डिवाइडेड बाय 3 m minus 2. देखें, ME अपॉन 3 m minus 2. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, shear modulus of elasticity is the ratio of shear stress and shear strain. Option A. Next, for a material having modulus of elasticity E and modulus of rigidity N, it is seen that E equal to 2N. तो bulk modulus of material is, तो bulk modulus वैसे E/3 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं. K is equal to EG अपॉन 9G minus 3E, ये था. तो E is equal to 2N या 2G लिख देते हैं हम. तो 2G इंटू जी डिवाइडेड बाय 9G माइनस ये हो जाएगा 6G. सो 2G स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3G, ये हो जाएगा 2G बाय 3, और 2G की जगह लिख सकते हैं E, तो ये हो जाएगा E/3. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट, if E is modulus of elasticity, N is modulus of rigidity, K is bulk modulus, then which of the following is a correct relation? So E is equal to 9 kg upon 3K plus G. G की जगह हमें N लिखना है, so 9 KN divided by
3k प्लस n, सो 9nk डिवाइडेड बाय 3k प्लस n या n प्लस 3k, एक ही बात है. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट, इफ अ मटेरियल हैज आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस, तो अगर आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस बोला है तो मटेरियल आइसोट्रोपिक हो जाएगा, और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द वॉल्यूम बोला जाएगा तो मटेरियल होमोजीनियस हो जाएगा. नेक्स्ट, पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज लिटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट, अच्छा चलो 255 क्वेश्चन तक आ गए, तो आज की क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस खत्म कर लिए. चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें हम आगे की थ्योरी और क्वेश्चंस करेंगे. बाय बाय, टेक केयर.